उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। फिर वो तकरीबन 4 बजे घर वापस आया। उसने नशात के साथ जो कुछ भी बर्ताव किया था इस पर मुतमईन था। उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर कपड़े उतारने का इरादा कर ही रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी। अब कौन मरा? इसने बड़बड़ाते हुए फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? इमरान। दूसरी तरफ से कोई औरत बोल रही थी लेकिन इमरान आवाज़ नहीं पहचान सका। हाँ इमरान, आप कौन है? T3P। हाँ हेलो, यस, हाउ डू यू? ओके डार्लिंग, तुमने सेसरों को पकड़ा था। अगर वो मच्छरों की नस्ल से है तो यकीनन पकड़ गया होगा, क्योंकि मैं 2 बजे से फ्लैट की पुचकारी लिए बैठा हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर मच्छर ना हो तो इशाक भी गहरी नींद सो सकते हैं। हमको के चचा, तुम बहुत जल्द गर्क होने वाले हो। भतीजों को फ़ायदा पहुँचेगा क्योंकि करोड़ों का बैंक बैलेंस छोड़ने का इरादा है। आजकल तुमने सूजी नाम की एक लड़की मिल रही है, इससे होशियार रहो। कर्नल नादिर कहाँ है डार्लिंग? इमरान ने बड़े प्यार से पूछा। ये नहीं बता सकती क्योंकि वो पार्टी के मुफाद का मामला है। तुम मुझ पर इतना करम क्यों है तुम्हें? तुम्हारी मौत से पार्टी को कोई फ़ायदा ना पहुंचेगा, इसलिए उसे फजूल समझती हूँ। तुम मुझे फजूल समझती हो? तुम्हें नहीं, तुम्हारी मौत को। लेकिन अगर तुम्हारा बस चले तो मेरी हथकड़ियाँ लगा दो। हरगिज़ नहीं। स्वीटी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो तुम पर जान पटकता हूँ मगर पटखना नहीं। लाहौला वाला, छिड़कना भी तुम पर जान छिड़कता हूँ। कर्नल नादिर कहाँ है? तुम मक्कार हो इमरान, तुम्हारी किसी बात पर एतमाद नहीं किया जा सकता। तुम अपना मकसद हासिल करने के लिए सब कुछ कर सकते हो। तुम में जमालियाती हुस्न बिल्कुल नहीं है। मैं बसाते खुद जमालियाती हूँ क्योंकि मेरे दादा का नाम जमाल अहमद जमाली था। बस मुझे इतना ही कहना है। सूजी से होशियार रहना, थ्रिसिया की आवाज़ में बेजारी थी और फिर दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। साजिद नाशाद इतना ज़्यादा पी गया था कि उसके हवास जवाब दे गए थे। X2 को फ़ोन पर ऊट पटांग सुनाने के बाद वो ज़्यादा मसरूर नजर आने लगा था। फिर उसने थोड़ी और चढ़ाई। कुछ देर हलक फाड़ फाड़ कर अपनी कोई गज़ल रेंगता रहा, फिर सो गया। पता नहीं कब शराब उसके जहन पर हावी रही, लेकिन जब आंख खुली तो उसने अपने नीचे खड़खड़ाहट की आवाज़ें सुनी। फिर उसने पैर फैलाने चाहे लेकिन मुमकिन ना हुआ। हाथ फैलाने चाहे लेकिन ये भी दुश्वार साबित हुआ। उसे ऐसे महसूस होने लगा जैसे वो किसी छोटे से संदूक में बंद हो। लेकिन उसकी खनखनियों से ऊपर देखा, स्वर पर तारों भरा आसमान था और खनकियों ही से देख सकता था क्योंकि वो बाएं करवट पर पड़ा हुआ था और सीधा होना महाल, जुम्बिश ही नहीं कर सकता था। फिर भी वो खुद को मुतहरिक महसूस कर रहा था क्योंकि बगैर ढक्कन का वो छोटा सा संदूक दौड़ रहा था। इस वक्तन सार्जेंट नाशाद के हलक से बेख्तियाराना अंदाज में चीखें निकलने लगी और मुतहरिक संदूक रुक गया, लेकिन नाशाद बराबर चीखता रहा। यकायक किसी ने संदूक में ठोकर मारकर कहा, काहे चलात रहे हो? खटकी दबाए दे दूं क्या तुम्हें? क्यों चीख रहा है? गर्दन दबा दूंगा। शट अप यू डर्टी सोइन। नाशाद धाड़ा, अबे तू है कौन? अंग्रेजी वंग्रेजी ना चली सरो, चुपे पड़े रहियो। चुपके पड़े रहना, अंग्रेजी वंग्रेजी नहीं चलेगी। और संदूक फिर हरकत में आ गया। नाशाद सोचने लगा कि ये क्या मुसीबत है और फिर कोशिश करने लगा कि किस तरह उठकर बैठ जाए, लेकिन फिर उसे मायूसी हुई। वो कुछ इस तरह से फंसा हुआ था कि ना तो वो हिल सकता था और ना हिलने की कोशिश कर सकता था। संदूक दौड़ रहा था और नाशाद का जहन हवा में उड़ रहा था। नशे से पहले के वाकयात बहुत तेजी से उसे याद आ रहे थे। पहली शिकस्त, दूसरी शिकस्त और फिर शराब नोशी। संदूक रुक गया। नाशाद ने महसूस किया कि उजाला फैल गया है। परिंदों की नंदासी सी आवाज़ें उसके कानों से टकराती रही। बाबा, नूर के तड़के, अल्लाह के नाम पर जग जग जियो, बच्चे आबाद रहें, अंधे गूंगे बहरे लाचार के लिए। ओ मियाँ फ़कीर, नाशाद ने हाँक लगाई, ज़रा मुझे निकालना तो, इनाम दूंगा। मुंह मांगा। उसे अपनी आवाज़ से अजनबियत सी महसूस हो रही थी। उसमें बहुत ज़्यादा घबराहट ही थी। गालिबन ये बेतहाशा पीने का असर था। ए हराम के जने, आज क्या हो गया है तुझे? किसी ने संदूक में कर मारकर कहा, जूते खुलवाएगा। शट अप यू बास्टर्ड, सन ऑफ द बिच। नाशाद दांत पीस कर गुर्राया, मुझे इस संदूक से निकाल वरना बतलाता हूं पुलिस को। दफतन उसने महसूस किया कि कोई उस पर झुका हुआ है। फिर उसने किसी को कहते सुना, अबे तू कौन है? मेरा बाबा कहाँ है? जहन्नुम में, और तुझे भी जहन्नुम में पहुंचा दूंगा वरना निकाल मुझे, नाशाद ने कहा। और चंद लम्हों के बाद उसने हल्की सी खड़खड़ाहट सुनी और उसके पैर खुद ब खुद फैलते चले गए। शायद इस तरफ का तख्ता नीचे गिरा दिया गया था। नाशाद नीचे खिसका और उछलकर खड़ा हो गया। उसके सामने शिकस्ता हाथ नौजवान फकीर खड़ा था और खुद नाशाद भी कोई भकमंगा ही मालूम हो रहा था। उसके जिस्म पर एक ऐसा कोट था जिसके चीथड़े झूल रहे थे और निकर की साख्त भी यही कहती थी कि वो कभी पतलून रही होगी। तू कौन है? नाशाद ने उसे ललकारा। जग्गू का बेटा मदारी। तुमने मेरे बाबा का क्या बनाया? उसके कपड़े तुमने क्यों पहने हैं? यू अनफर्न बेस्ट। नाशाद दांत पीस कर रह गया।
लेकिन ये हकीकत है कि उसे गुस्सा नहीं आया था। उसका जहन तो इस फिक्र में उलझा हुआ था कि अगर किसी शनासा ने इस हाल में देख लिया तो क्या समझेगा। बोल, कहाँ है मेरा बाबा? फकीर इस पर झपट पड़ा। नाशाद शायद उसके लिए तैयार नहीं था, इसके लिए संभलना दुश्वार हो गया। फिर भी उसने हत्तुल इम्कान बचने की कोशिश की और उसके घुटने जमीन से जा लगे। फकीर इस पर छा गया। नाशाद उठने के लिए जोर लगाने लगा, लेकिन फकीर खासा ताकतवर साबित हुआ। अच्छी तरह उजाला फैल गया था। सड़क पर आमदोरफत शुरू हो गई थी। कुछ लोग बीच बचाव कराने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन इतनी ही देर में नाशाद का चेहरा दागदार हो चुका था। फकीर के बड़े हुए नाखूनों के खासे नक्शो निगार बनाए थे। अचानक इसी दौरान में नाशाद की नजर पाई जाने वाली एक इमारत की तरफ उठ गई और वो सन्नाटे में आ गया। फिर उसका भी होश नहीं रह गया कि वो पट पिट रहा है। बस एक बार उसने छलांग लगाई और मजमा से बाहर था। फिर वो अपनी पूरी कुव्वत से एक सिमत दौड़ने लगा। उसे अच्छी तरह नहीं याद कि वो कैसे अपने घर तक पहुंचा। ना उसे घूरती हुई आंखों में काहोश था और ना पड़ोसियों के इस्तेजाबजुदा चेहरों का। अलबत्ता एक आवाज उसके कानों में बराबर गूंजती रही थी, मेरा बाबा, मेरा बाबा। और दरवाजा बंद कर लेने के बाद भी उसे यह आवाज सुनाई देती रही। फकीर जो उसके पीछे दौड़ता हुआ यहां तक पहुंचा था, दरवाजा पीट पीट कर चीख रहा था, साहब, आपके घर में चोर घुसा है, डाकू घुसा है, कातिल घुसा है। लेकिन नाशाद अब इस हाल में दोबारा दरवाजा नहीं खोलना चाहता था। वो सीधा अपनी ख्वाबगाह में चला गया ताकि जल्द अज जल्द कम से कम स्लीपिंग सूट ही डाल ले। लेकिन उसे दरवाजे में ही ठटक जाना पड़ा, क्योंकि एक मैला कुचेला बूढ़ा उसका स्लीपिंग सूट पहने हुए मसरी पर खराटे ले रहा था। नाशाद आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और फिर यकलख्त इस पर टूट पड़ा। अरे बाप रे! बूढ़ा रो देने वाली आवाज में चीखा। कौन है बे तू? नाशाद उसके बाल पकड़कर झुंझोड़ता हुआ बोला। अरे सरकार, मार डाला, बाल छोड़िए, अच्छा हुआ आप वापिस आ गए। डर के मारे मेरा दम निकला जा रहा था, मगर नींद बड़ी अच्छी आई। जग जग जियो मालिक, अब मुझे जाने दो। नाशाद की गिरफ्त ढीली पड़ गई। बूढ़ा उसके हाथ हटाकर मुसहरी से उतर आया। अब इनाम दिलवाइए ना साहब, बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा। और नाशाद ने महसूस किया कि वो अंधा है। बूढ़ा कह रहा था, अपने कपड़े लीजिए और मेरे कपड़े लाइए, भला इन रेशमी कपड़ों में मुझे कौन भीख देगा। सारा मामला नाशाद की समझ में आ गया। ये लाजमी तौर पर X2 ही का कारनामा था। यकीनन उसे उसकी तरफ से सजा मिली थी। एक बार पहले भी ऐसा हो चुका था। थोड़ी ही देर बाद नाशाद ने उसे रुखसत कर दिया। उसे 10 रुपए के इनाम का वादा किया गया था, लिहाजा नाशाद को चुपचाप निकाल कर देने पड़े। अंधा बाहर खड़े हुए नौजवान फकीर को डांटता फुटकारता हुआ वहां से ले गया। नाशाद की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसके पास एक सनसनीखेज इत्तला थी, ऐसी कि उसे X2 के मातहतों की गलतियों का अजाला भी हो सकता था। पहले तो वो दिल ही दिल में X2 को गालियां देता रहा। फिर सोचने लगा कि अगर वो मुलाजमत से मुस्तफी भी हो जाए तो जरूरी नहीं कि X2 उसकी तरफ से आंखें बंद कर ले। वो तो हर जगह और हर हाल में उसे सजा दे सकता है। बहरहाल वो जबरन कहर उठा और फोन पर X2 के नंबर डायल करने लगा। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। नाशाद स्पीकिंग सर। नाशाद गिड़गिड़ाया। हाँ फरमाइए नाशाद साहब, कैसे मिजाज है? मैं कान पकड़ और नाक रगड़ कर माफी चाहता हूँ जनाब। फिर इस तरह पियोगे? नहीं जनाब, कभी नहीं, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, मगर मैंने कुछ काम भी किया है। अच्छा जी हाँ, मैंने सीसरो को पैरामाउंट बिल्डिंग में देखा है। वो इस खिड़की में था जहाँ L3 एंड को कारबोर्ड लगा हुआ था। अगर ये इतला गलत साबित हुई तो मैंने उसे वहीं देखा था जनाब। अच्छी बात है। और कुछ एक गुजारिश भी है। कहो। इस वाकया की इतला मेरे साथियों को ना होने पाए। ना होगी। दूसरी तरफ से आवाज आई और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। नाशाद रिसीवर रखकर इस तरह हाँप रहा था जैसे किसी पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते दम लेने के लिए रुका हो। इमरान ने मालूम कर लिया था कि L3 एंड को फॉरवर्डिंग एयर क्लीनिंग एजेंट्स हैं, लेकिन ना तो L3 की शक्ल दिख सका और ना हम सीसरो ही का सुराग मिल सका। एक क्लर्क और चपड़ासी वहां मौजूद थे, फिर भी उसने लेफ्टिनेंट चौहान को इस फ्लैट की निगरानी पर मामूर कर दिया। तफ्तीश करने पर L3 का जो हुलिया मालूम हुआ था यकीनन मुश्तबा था। उधर से फुर्सत हासिल करके वो सर सुल्तान की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो अब होश में आ गए थे। उन्होंने बताया कि इस दिन उनके ड्राइवर का भतीजा उन्हें ऑफिस पहुंचाने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने पहले उसे कभी नहीं देखा था। से मालूम हुआ था कि ड्राइवर अचानक बीमार हो गया है। हालांकि उन्हें कन्नन नादिर की गुमशुदगी की इतला पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने इसके इम्कानात पर गौर नहीं किया था। ऑफिस जाने से कुछ देर पहले उन्हें कन्नन नादिर की बीवी का फोन मौसूल हुआ। वो कह रही थी कि कन्नन नादिर किसी गैर मुल्की लड़की को लेकर कहीं वक्त गुजारने गया है। उसने ये भी बताया था कि कन्नन नादिर अपनी ख्वाबगाह में उससे जापानी सीखा करता था। इमरान ने स्टेट बैंक की सेफ की कुंजी सर सुल्तान के सपुर्द करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कानों पे हाथ रख लिए। वैसे उन्होंने महकमा सुराग रसानी को ज़रूर हिदायत कर दी थी कि स्टेट बैंक के स्ट्रांग रूम की कड़ी निगरानी की जाए। अब सऊदी की फिक्र हो गई थी, चूंकि उसके सिलसिले में थेरेसिया ने उसे खबरदार किया था, लिहाजा वो उसे चेक करना चाहता था। इस दौरान में तकरीबन हर शाम वो इससे मिलती रही थी, लेकिन इमरान ने उसे अपनी क़यामगाह का पता नहीं बताया था। आज इमरान का जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। अगर सूजी की हकीकत मालूम करने का ख्याल ना होता तो शायद आज
آج عمران نائٹ کلب کا رخ ہی نہ کرتا۔ سوزی حسب معمول وہاں موجود تھی، لیکن عمران نے محسوس کیا کہ وہ آج کچھ نڈھال سی ہے۔ اس کی آنکھوں میں شوخیوں کی بے چین لہریں نہیں تھی، وہ اپنی عمر سے 10 سال زیادہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے ایک مزاحمت سی مسکراہٹ کے ساتھ عمران کا خیر مقدم کیا۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی، پھر یک بہ یک سوزی کچھ نروس سی نظر آنے لگی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی خاص بات کہنے کے لیے مضطرب ہو، لیکن ہمت ساتھ نہ دے رہی ہو۔ آخر اس کے ہونٹ ہلے۔ کیا تمہیں علم ہے کہ جولیانا فٹس واٹر ایک شادی شدہ عورت ہے؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ ہرگز نہیں، وہ کنواری ہے، تم مذاق کر رہی ہو۔ وہ شادی شدہ ہے، سوزی نے سنجیدگی سے کہا اور اپنے ہونٹ بھیج لیے، پھر آہستہ سے بولی، وہ تمہیں اب تک دھوکہ دیتی رہی ہے، وہ کنواری نہیں ہے۔ اسے خود کو جولیانا ایلتھرے لکھنا اور کہنا چاہیے، لیکن وہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام استعمال کر رہی ہے۔ ارے باپ رے! عمران اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتا ہوا مستبرانہ انداز میں بڑبڑایا۔ جولیانا ایلتھرے سے خدا اسے غارت کرے، وہ اب تک مجھے دھوکہ دیتی رہی۔ کیا تم مجھ سے محبت کرنے لگے ہو؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں، وہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ سوزی کے چہرے پر اطمینان کی لہریں نظر آنے لگی اور اس نے مسکرا کر کہا، تم اس سے کہہ دو کہ وہ تم سے نہ ملا کرے۔ مگر میں کیوں کہہ دوں؟ اگر وہ شادی شدہ ہے تو میرا اس سے کیا نقصان ہے؟ اگر نہیں ہے تو فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک شریف آدمی کی زندگی تلخ ہو سکتی ہے۔ سوزی نے کہا، مسٹر ایلتھرے اسے نہیں کھونا چاہیے۔ اگر تم اسے دھتکار دو تو ایلتھرے کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی، ورنہ ایک شریف آدمی کا خون تمہاری گردن میں ہوگا۔ عمران بوکھلا کر اپنی گردن ٹٹولنے لگا، ساتھ ہی اس کے چہرے پر اس قسم کے آثار نظر آئے جیسے وہ خون کی چپچپاہٹ محسوس کر رہا ہو۔ نہیں، وہ خوفزدہ آواز میں بولا، ہرگز نہیں، اگر وہ مجھ سے ملنا چاہے گی تو نہیں ملوں گا، نہ مانے گی تو اس پر شہد کی مکھیاں چھوڑ دوں گا۔ میرے پاس تقریباً 5000 شہد کی مکھیاں ہیں۔ سوزی اس خیال میں بے ساختہ ہنس پڑی، کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولی، ہم دونوں بہت اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ کیا آپ برے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، یہ میں نے یوں ہی کہا ہے۔ دیکھو عمران دوست، میں تمہیں ابھی تک دھوکہ دیتی رہی ہوں۔ عمران آنکھیں پھاڑ کر اچھل پڑا، تم بھی دھوکہ دے رہی ہو مجھے؟ ٹھہرو، اتنی جلدی سمجھنے کی کوشش نہ کرو، پوری بات سن لو۔ مجھے یہ سب کچھ ایلتھرے نے کہا تھا، جو جولیا کا ہسبینڈ تھا۔ اوہو! عمران نے الوؤں کی طرح دیدے گھمائے۔ ہاں، انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ کس طرح عمران کو مسز ایلتھرے سے جدا کر دوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ اس سے دوستی کرو، پھر اسے اپنے ساتھ لاؤ۔ کہاں لاؤ؟ یہ بھی مجھے آج ہی معلوم ہوا۔ انہوں نے آج صبح مجھے وہ جگہ بتائی۔ ان کا خیال ہے کہ وہ تم سے کوئی ایسی تحریر لیں گے جس کی وجہ سے تم پھر کبھی جولیانا کی طرف رخ نہ کر سکو۔ تو پھر چلو، میں چل رہا ہوں، عمران نے بڑے بھولے پن سے کہا۔ تم کیا سچ مچ الو ہو؟ سوزی نے حیرت سے کہا۔ نہیں، میں ایک شریف آدمی ہوں، تمہارے ساتھ چل کر مسٹر ایلتھرے کی غلط فہمی رفع کر دوں گا۔ تم پاگل ہوئے ہو؟ کیا اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ اگر تمہیں دیکھ کر مسٹر ایلتھرے کو غصہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ مجھے مسز ایلتھرے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو روڈ انسپیکٹر ہوں۔ تم واقعی احمق ہو، لیکن اگر تمہیں مجھے وہاں نہ لے گئیں تو مسٹر ایلتھرے کیا سوچیں گے؟ کچھ بھی نہیں، جب مقصد ہی حاصل ہو گیا ہے کہ تم اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، میں انہیں اطمینان دلا دوں گی کہ اب تم مسز ایلتھرے سے نہیں ملو گے۔ وہ تمہیں اسی دن سمجھ گئی تھی کہ تمہیں اس کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے، وہ خود بھی تمہاری طرف دوڑی ہوگی، مگر اب میں سوچتا ہوں کہ وہ حق بجانب ہے۔ تم انتہائی دلچسپ آدمی ہو اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو ہرگز نہیں ہو جو نظر آتے ہو۔ کیا بات ہوئی؟ یعنی کہ میں عمران ہوں، علی عمران، MSc PhD، تم جو کچھ بھی ہو، لیکن میرے لیے بہت پر اسرار ہو، خدا کی پناہ۔ بچپن میں میری ممی بھی یہی کہا کرتی تھی، لیکن میں اسے مذاق سمجھتا تھا۔ آج تم بھی۔ کمال ہے، مگر تم مجھے وہاں لے چلو، میں مسٹر ایلتھرے کو مطمئن کر دوں گا۔ نہیں، ضد مت کرو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہو کر رہے گا تو میں چلنا پڑے گا، ورنہ میں یہی سب کے سامنے خودکشی کر لوں گا۔ خودکشی؟ اچھا کر لو۔ سوزی ہنسنے لگی۔ میں سچ مچ کر لوں گا، تم یہ نہ سمجھنا کہ یہاں خودکشی کے لیے مجھے مٹیریل نہیں ملے گا۔ 2 چھریاں، 3 چمچے اور 1 آدھ کانٹا نگل جاؤں گا، خودکشی ہو جائے گی۔ نگل جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا ارادہ کیوں ملتوی کر دیا؟ ظاہر ہے کہ تم اب مجھے اسی ملتی رہو گی کہ مجھے ایلتھرے کی بتائے ہوئے مقام پر لے جاؤ۔ میں نے سوچا کہیں ایلتھرے کو کوئی غیر قانونی حرکت نہ کر بیٹھے۔ عورتوں کی وجہ سے دنیا میں بہت کشن و خوان ہے۔ ایک اور صحیح محترمہ سوزی، بکواس نہ کرو، تم کافی پیو گی یا چائے؟ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں پینا۔ تو تم مسٹر ایلتھرے سے ذاتی طور پر واقف ہو؟ نہیں، میں نے تو آج تک ان کی شکل بھی نہیں دیکھی اس کی، مگر اب دیکھوں گا۔ وہ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں اسے دیکھوں گا۔ تم عجیب آدمی ہو، اس کے دفتر میں ہی ہنگامہ برپا کروں گا، وہاں اس کی زیادہ بے عزتی ہوگی، ورنہ تم مجھے وہیں لے چلو جہاں اس نے بلوایا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ وہاں تنہا ہوگا، لہٰذا اس کی یا میری بے عزتی کا سوال ہی نہ پیدا ہو سکے گا۔ صرف تم ہی ہوگی۔ اگر تم سے کسی کی بے عزتی نہ دیکھی جائے تو اپنی آنکھیں بند کر لینا۔ کیا تم سنجیدگی سے
गुफ्तगू कर रहे हो? सूजी ने हैरत से कहा। कतई 100%। एल्थरे तुम्हें तोड़ मरोड़ कर रख देगा। वो आदमी नहीं जिन है। मैं इस तरह मरना चाहता हूँ तो मुझे ले चलो, वरना मिसेस एल्थरे को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मेरी एक मामूली सी तवज्जो उसे मेरे कदमों से ला डालेगी, समझी? अच्छा चलो, लेकिन वहाँ जो कुछ भी हो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी तुम पर होगी। मैं तुम्हें खतरा से आगाह कर चुकी हूँ। हाँ, तुम मुझे खतरा से आगाह कर चुकी हो। अगर मैं अपना एक हाथ या पैर वहीं छोड़ आया तो मुझे तुमसे कोई शिकायत ना होगी। चलो उठो। अरे अभी तो बहुत वक्त है, हम 10 बजे तक वहां पहुंचेंगे। मगर तुम एक बार फिर सोच लो। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है, इसका तस्वीया हो जाना चाहिए। मैं बदनामी का दाग लेकर कब्र में नहीं जाना चाहता। तुम्हारी मर्जी, सूजी ने बेजाहिर बेपरवाही से कहा, लेकिन उसकी आंखों में गहरी तशवीश साफ बड़ी जा सकती थी। मगर हमें जाना कहाँ होगा? मॉडल टाउन, होशियाम लॉज, सूजी ने गालिबन बेख्याल में कहा, और फिर इस तरह चौंक पड़ी जैसे नादानिस्तगी में कोई गलती सरसद हो गई हो। वो चंद में इमरान की आंखों में दिखती रही और फिर बोली, देखो इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। मुझसे बड़ी गलती हुई कि इसका तस्करा ले बैठी। मैं मिस्टर एल्थरे को दूसरी तरह भी टाल सकती हूँ। अगर तुम तस्करा ना करती तो मैं मरते दम तक तुम्हें मुआफ ना करता। कन्फ्यूशियस ने कहा था। कहा होगा कन्फ्यूशियस ने। आखिर तुम संजीदगी से क्यों नहीं सोचते? अगर मिस्टर एल्थरे को गुस्सा आ गया तो मैं इसके लिए एक डब्बा आइसक्रीम ले चलूंगा, तुम फिक्र ना करो। वो खतरनाक भी हो सकता है इमरान, वो किसी हाथी की तरह मजबूत है। मैंने आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो अपने जिस्म के किसी हिस्से से खुद ही राइफल की गोली निकाले और खुद ही जख्म की ड्रेसिंग करे और इसी आलम में अपने पैरों से चलकर किसी को रुखसत करने के लिए सदर दरवाजे तक जाए। ओह, तो क्या एल्थरे ऐसा ही है? हाँ इमरान, मैं झूठ नहीं कहती। परवाह मत करो, बचपन में एक बार मैं तोप का गोला निकल गया था और अब तक शहजादों की सी जिंदगी बसर कर रहा हूँ। तुमसे खुदा समझे। सूजी दांत पीस कर रह गई। इमरान कुछ देर तक बैठा रहा, फिर उठता हुआ बोला, मैं अभी आया, 10 मिनट में, ज्यादा नहीं लगेंगे। सूजी ने बड़ी खुश दिली से उसे इजाजत दी थी। गालिबन उसने सोचा था कि ये इसी बहाने यहाँ से टल जाए तो बेहतर है। इमरान क्लब से निकलकर एक पब्लिक टेलीफोन बूथ में आया और वहां से अपने मातहतों की यकी बाद दीगरे नंबर डायल किए। उन्हें जल्दी जल्दी मुख्तलिफ हिदायत देकर बूथ से बाहर निकल आया। दफतन उसकी नज़र सूसी पर पड़ी जो क्लब से निकलकर तेजी से एक तरफ जा रही थी। इमरान ने भी कदम बढ़ाए और जल्दी उससे जा लिया। ओहो, तो तुम भी खुद को धोखाबाज साबित करने की कोशिश कर रही हो। सूसी रुकी और चंद लम्हे बेहिस्सो हरकत खड़ी रही। फिर एक बेचान सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर नजर आई और उसने कहा, मैं समझी थी शायद तुम इस बहाने से टल गए। अरे जाओ, क्या मैं डरपोक हूँ? कन्फ्यूशियस, खुदा के लिए, वो हाथ उठाकर बोली। कन्फ्यूशियस नहीं, मुझे इस नाम से ही इख्तिलाज होता है। अच्छा तो चलो, वापस चलो, हम ठीक 10 बजे होशियाम लॉज पहुंचेंगे। चलो, सूजी मुर्दास की आवाज में बोली और फिर क्लब की तरफ वापस आ गई। सूजी पागल हुई जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस किस्म का आदमी है। इसने हर तरह उसे बाज रखने की कोशिश की थी, लेकिन वो ना माना। इस वक्त 9:30 बज रहे थे और इमरान की 2 सीटर मॉडल टाउन की तरफ उड़ी जा रही थी। इमरान, मैं तुम्हें फिर समझाती हूँ, बहुत मुश्किल है। अगर तुम खौफ महसूस कर रही हो तो यहीं से वापस जाओ। मैं होशियाम लॉज तो जरूर जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि एल्थरे अपनी गलती तस्लीम करे, मुझे बदनाम करने से बाज आ जाए। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वो उसे इस पर आमादा कर लूंगी, मगर तुम इस वक्त उसके सामने ना जाओ। मालूम नहीं उसने तुम्हारे लिए किस किस्म का जाल तैयार किया है। मेरे खुदा, मैंने सख्त गलती की। तुम जैसा आदमी आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा। इमरान कुछ ना बोला। 2 सीटर हवा से बातें कर रही थी। आखिर वो मॉडल टाउन की हदूद में दाखिल हुए और इमरान ने महसूस किया कि सूजी की सांसें मामूल से ज्यादा तेज हो गई हैं। होशियाम लॉज गालिबन 3 ब्लॉक में है। इमरान ने पूछा। हाँ वही है। और इमरान, तुम आखिर अपनी अकल क्यों खो बैठे हो? अब भी गनीमत है, वापस चलो। ये नामुमकिन है डेरी, मैं उसे पसंद नहीं करता, किसी की बीवी का आशिक समझा जाऊं। सूजी फिर चुप हो रही। 2 सीटर 3 ब्लॉक की तरफ मुड़ रही थी। मेरा दिल बहुत शिद्दत से धड़क रहा है, सूजी ने कुछ देर कहने के बाद कहा। चलो शुक्र है कि तुम जिंदा हो, मैं तो समझा था कि उसने धड़कना छोड़ दिया है। 2 सीटर एक इमारत के सामने रुक गई। चलो उतरो। ओहो, यहाँ जश्न हो रहा है। शायद कोई खिड़की भी ऐसी नहीं है जिससे रोशनी ना झांक रही हो। इमरान, फिर सोच लो, सूजी हिस्यानी अंदाज में बड़बड़ाई। सोच लिया, इमरान ने कहा और सूजी को खींचता हुआ गाड़ी से उतर आया। इमारत के सदर दरवाजे पर एक दरबार ने उसका इस्तकबाल किया और वो हाथों हाथ अंदर पहुंचा दिए गए। वो एक तवील और अरीज कमरा था, इंतहाई शानदार और कीमती साजो सामान से मुज़य्यन, और आतिशदान के करीब थरीसिया मुजहमल खड़ी थी। सूजी उसे देखकर ठटक गई। थरीसिया बहुत हसीन लग रही थी। हो सकता है उसके चेहरे पर पाए जाने वाले इज़लाल ही से उसकी दिलकशी में इजाफा कर दिया हो। इमरान उसे आंख मार कर मुस्कुराया और थरीसिया ने होंठ सुकेट कर मुंह
फेर लिया। दफतन उनकी पूछ से एक कहके की गूंज सुनाई दी और चौंक कर मुड़े। दरवाजे में तवीलुल कामत अल्फांसे खड़ा हंस रहा था और सीसरो उसके पीछे था। मिस्टर एल्थरे से कहा है? मिस्टर एल्थरे कहाँ है? सूजी ने घबराए हुए लहजे में पूछा। एल्थरे? अल्फांसे ने हैरत से दुहराया। यहाँ कोई एल्थरे नहीं रहता। मेरे खुदा, सूजी ने मुतहिराना अंदाज में कहा। आपकी आवाज़ तो मिस्टर एल्थरे ही की सी है, मगर तुम्हें किसी ने गलत पता बताया है लड़की। मेरा नाम एल्थरे नहीं अल्फांसे है और मैंने उनका सोतीला चचा लगता हूँ। इमरान ने दोबारा थ्रीसिया को आंख मार कर कहा। सीसरो घुर्राकर इस पर चढ़ दौड़ा। ठहरो, अल्फांसे ने रुकते हुए कहा। उसे वहां ले चलो जहां हम जश्न मनाएंगे। और ये लड़की? सीसरो ने सूजी की तरफ इशारा किया। उसे भी ले चलो, अल्फांसे बोला। फिलहाल उसका बाहर जाना मुनासिब नहीं होगा। मिस्टर एल्थरे अब क्या कर रहे हैं? सूजी हिज़ियानी अंदाज में चीखी। तुम फिर गलती कर रही हो, मेरा नाम अल्फांसे है। हरगिज़ नहीं, अगर आपने अपनी घनी मूछें ना साफ कर दी होती तो। चलो यही सही, मगर तुम्हें खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इस काम का माकूल मुआवजा मिलेगा। चलो अपने हाथ ऊपर उठाओ। सीसरो रिवॉल्वर निकाल कर धाड़ा। शिश, अल्फांसे ने कराहत से कहा। एक हकीर से कीड़े के लिए ख्वामखा अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करते हो? रिवॉल्वर जेब में रख लो, ये यूं ही चलेगा। चलो, इमरान मुस्कुरा कर बोला। मैं इस जश्न से काफ़ी लुत्फ अंदोज हूँगा। वो एक बहुत बड़े कमरे में लाए गए। यहाँ एक तरफ तकरीबन 100 मुरब्बा फुट के रकबे में बड़े बड़े अंगारे दहक रहे थे। उसके करीब एक नादिर एक कुर्सी पे बंधा हुआ बैठा था। उसके अलावा 6 औरतें और 6 मर्द भी वहाँ मौजूद थे। ये आग तुम देख रहे हो? अल्फांसे ने इमरान से कहा। माफ करना प्यारे, मैं अपनी ऐनक घर भूल आया हूँ। कहो तो दौड़ कर लेता आऊँ। ए अहमक आदमी, दफतर थ्रीसिया ने उसे मुखातिब किया। अगर तुम कुंजी हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। ये T3B का वादा है। आप ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती मैडम। सीसरो बोल पड़ा। वो खूंखार नजरों से इमरान को घूर रहा था। तो मेरी आवाज़ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। थ्रीसिया गजबनाक हो गई। सीसरो ने लापरवाही के इज़हार में अपनी शानों को जबश दी और थ्रीसिया की खूंखार नजरें अल्फांसे की तरफ उठ गई। अल्फांसे खामोश खड़ा था। उसने सीसरो की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, मुआफ़ी मांगो। मैं आपसे मुआफ़ी चाहता हूँ मैडम। सीसरो का लहजा बहुत तलख था, लेकिन उससे मेरी ज़ाती परखाश है। सीसरो ने बड़ी बड़ी सलाखें जिनमें लगे हुए दस्ते लकड़ी के थे आग में डाल दी। इमरान की नज़र इस ग्रामोफोन पर पड़ी जो एक तरफ एक मेज़ पर रखा हुआ था। ये यहाँ किस लिए रखा गया है? इमरान ने अल्फांसे से पूछा। जश्न के लिए तुम दोनों को आग में फेंक कर हम लोग रंबाना नाचेंगे। अल्फांसे ने मुस्कुराकर जवाब दिया और सूसी काम गई। उसने कहा, मिस्टर एल्थरे प्लीज़ रहम कीजिए, तुम बिल्कुल महफूज हो बेबी। अल्फांसे ने हंसकर कहा। इमरान ग्रामोफोन की तरफ बढ़ा। इस पर रिकॉर्ड रखा हुआ था। इसने टर्न टेबल को मुतहरिक करके साउंड बॉक्स रख दिया। हाथ में मौसीकी गूंजने लगी। वो सब उसे हैरत से दिख रहे थे। इमरान मुस्कुराता हुआ सूसी के करीब आया। उसे बाजुओं में लेकर रंबाना नाचने लगा। और पागल हो गए हो तुम, पागल हो गए। सूसी उसकी गिरफ्त से निकलने के लिए मचली। तुम भी पागल हो जाओ। इमरान हंसता हुआ बोला। कबल उसके कि ये लोग मुझे भून कर खा जाए, मैं 3 मिनट तक रंबाना नाचना चाहता हूँ। खुदा तुमसे समझे, मैं बहुत पहले ही मना कर रही थी। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। दूसरी दुनिया में हम जरूर मिलेंगे। थ्रीसिया हैरत से मुंह खोले उन्हें देख रही थी। रिकॉर्ड के खत्म होते ही वो रुक गए और दफतन थ्रीसिया चीखी। अल्फांसे, क्या तुम भी इस तरह अहमक हो गए हो? ये वक्त गुजारने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूँ मैडम। अचानक इमरान ने कहका लगाया और फिर ग्रामोफोन की तरफ बढ़ता हुआ बोला, एक राउंड और सही। T3B, क्या इस बार तुम मेरी पार्टनर बनना चाहोगी? सीसरो इमरान की तरफ झपटा। शायद वो उसे ग्रामोफोन की तरफ नहीं जाने देना चाहता था। ठहरो, उससे पहले कि कुछ आगे बोलते और उसके ऊपर एक मुक्का जड़ दिया इमरान ने। इतनी देर में इमरान की लात भी उसके पेट पर पड़ चुकी थी। सीसरो किसी जख्मी भैंसे की तरह डिकरा कर दोहरा हो गया। ठहरो अल्फांसे, थ्रीसिया की आवाज़ सन्नाटे में गूंजी। इस कछुए को सीसरो ही ठीक करेगा। सीसरो उसे उठाकर आग में झोंक दे। सीसरो उसका जमला पूरा होने से कबल ही इमरान पर टूट पड़ा था और कोशिश कर रहा था कि उसे रुकेता हुआ आग तक ले जाए। इमरान, खुदा के लिए कुंजी का पता बता दो। दफतन करना नादिर चीखा और उसके साथ ही इमरान के पांव उखड़ गए और सीसरो उसे रेलता हुआ आग की तरफ ले जाने लगा। अरे बचाओ, सूसी हिज़ियानी अंदाज में चीखी। खामोश, अल्फांसे घुराया। अरे ये क्या हो रहा है? सूसी किसी नन्ही सी बच्ची की तरह फूट फूट कर रोने लगी। बैक वक्त सबकी जबानों से निकला और जिगर खराश चीख हाल में गूंज उठी। किसी को भी मालूम ना था कि यक बयक नक्शा कैसे बदल गया। बस आग के करीब पहुंचते ही उन्होंने सीसरो को उछलते देखा, जो अपने डेलडोर समेत इमरान के सर पर से गुजरता हुआ आग में जा पड़ा था। अब तुम सब अपने हाथ ऊपर उठा लो।
लो। इमरान ने उनकी तरफ मुड़कर कहा। उसके हाथ में रिवॉल्वर था जो शायद उसी दौरान में ही सीसरो के होस्टर से खींच लिया था। सीसरो आगे से कूदकर इमरान के करीब आ पड़ा। अब उसके मुंह से आवाजें निकल रही थी लेकिन वो किसी जख्मी जानवर की तरह तड़प रहा था। इन लोगों ने चुपचाप हाथ उठा दिए। चूंकि हालात गैर मुतवक्के तौर पर बदले थे इसलिए उन्हें कुछ सोचने समझने का मौका न मिल सका। ये तीसरा और शायद आखिरी मौका है अल्फान से। इमरान मुस्कुरा कर बोला, लिहाजा कबल उसके कि हम रुखसत हों, जश्न हो जाए। मेरी तरफ से दावत है। सोचिए तुम इस शरीफ आदमी को खोल दो जो कुर्सी पर बंधा हुआ है। सूजी कांपते हुए हाथों से कर्नल नादिर को खोलने लगी और इमरान ने फिर अल्फांसे को मुखातिब किया। तुम सोने की मोहर मेरे हवाले कर दो जिसके बगैर रेड स्क्वायर कागजात नामुकम्मल हैं तो मैं तुम्हें निकल जाने दूंगा। ये इमरान का वादा है। क्या यह हकीकत है कि मेहरान कागजात के साथ मोहर इन कागजात के साथ नहीं थी? अल्फांसे ने आहिस्ता से पूछा। नहीं, तब तो हम अब तक बेकार अपना वक्त ज़ाया करते रहे। अल्फांसे बड़बड़ाया। हाँ, इमरान ने कहका लगाया। तुम किसी बेवकूफ़ आदमी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते अल्फांसे से कुछ ना बोला। इमरान ने सूसी से कहा, रिकॉर्ड लगा दो, जश्न जरूर होगा। फिर वो सीसरो को आवाज देने लगा जब भी हाथ पैर पटक रहा था। उसकी शक्ल बड़ी डरावनी लग रही थी। सर के बाल गायब हो गए थे, भवें साफ और चेहरा मसक हो गया था। वो सीखी की लहरें हाल में मुंतशिर होने लगी। नाचो, इमरान चीख कर बोला, नाचते रहो वरना एक एक को गोली का निशाना बना दूंगा। रक्स जरूर होगा। मगर वो इस तरह लड़खड़ा रहे थे जैसे बहुत ज्यादा पी चुके थे। सिर्फ एक जोड़ा ऐसा था जो इस हालत में भी ढंग से नाच रहा था। ये थ्रीसिया और अल्फांसे था। जैसे अल्फांसे की आंखें सुर्ख हो रही थी और थ्रीसिया के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। बंद करो ये पागलपन। सूजी पागलों की तरह चीखने लगी, तुम सबों पर खबीस रूहें मंडला रही हैं, बंद करो। उसकी चीखें मौसीकी की लहरों से उलझ उलझ कर लड़खड़ाती रही और फिर वो चकरा कर ढेर हो गई, शायद बेहोश हो गई थी। उसे इमरान का पागलपन समझ रही थी लेकिन उसे इसका इल्म नहीं था कि इमरान खुद भी दिल ही दिल में अपनी बूटियां नोच रहा था। उसे तवक्को थी कि उसके मातहत जल्दी वहां पहुंच जाएंगी लेकिन उनका अभी तक कुछ पता ना था। वो नहीं चाहता था कि इस बार भी थ्रीसिया और अल्फांसे बचकर निकल जाए। वो इनकी भीड़ में तन्हा था इसलिए उन्हें इस वक्त तक उलझाए रखना चाहता था जब तक उसके मातहत वहां ना पहुंच जाए। कर्नल नादिर से भी वो काम ले सकता था मगर उसकी हालत ऐसी नहीं थी, इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो अपने जहन को काबू में रखने के लिए काफी जदोजहद कर रहा है वरना शायद उसका भी वही अंजाम होता जो सूजी का हुआ था। रिकॉर्ड खत्म हो गया और रकास रुक गए। इधर सिसरो भी साकित हो गया था। ठीक उसी वक्त इमारत के किसी हिस्से से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें आई। इमरान सिर्फ एक पल के लिए उधर मुतवज्जा हुआ। फिर उनमें से किसी ने कुछ चीज छत से लटके हुए एक बल्ब पर खींच मारी। हल्के से धमाके के साथ हाल नीम तारीख हो गया। खबरदार अगर किसी ने जुम्बश भी की। इमरान धाड़ा और एक हवाई फायर भी कर दिया। एक गोशे में बिखरी हुई आग की रोशनी इतने बड़े हाल के लिए नाकाफी थी। खबरदार, जो जहां है वहीं ठहरे। अचानक कई आवाजें आई। हमारे पास टॉमी गने हैं। फिर कई टॉर्चों की रोशनियां अंधेरे में आड़ी तिरछी लकीरें बनाने लगी। अरे वो दोनों तो निकल ही गए। X2 के पट्टो। इमरान चीखा और पागलों की तरह चारों तरफ दौड़ने लगा। इन लोगों में से उसे थ्रीसिया और अल्फांसे नजर नहीं आए। फिर उसने दरवाजे का रुख किया। पूरी इमारत छान मारी लेकिन इन दोनों की परछाइयां भी ना मिली। वैसे उसके मातहत दूसरे लोगों की हथकड़ियां लगा चुके थे। इमरान ने मजीद तगदो फजूल समझी और फिर हाल में वापस आया। यहाँ अब भी अंधेरा था। यूं तो पूरी इमारत ही तारीख हो गई मगर अंगारों की मदद से सुर्ख रोशनी भी हाल की फिजा कुछ अजीब सी लग रही थी। इमरान नकाबपोशों पर बरस पड़ा। किसी उल्लू के पट्टे ने तुम्हें यहाँ भेजा था। मेरा सार का खेल बिगाड़ दिया। यहाँ एक झुलसी हुई लाश भी है। बरखुरदार कैप्टन खावर ने कहा, तुम्हें इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। तुम हो किस चक्कर में? फिक्र ना करो, यहाँ वजारत खारजा के डिप्टी सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। वो मुझसे ज्यादा अच्छा और कई जबानों में जवाब दे सकेंगे, हत्ता कि जापानी में भी। वो सचमुच अपने नलायकों को मातहतों पर बुरी तरह झुलाया हुआ था। उसका बस चलता तो इन सबको भी इस दहकती आग में झोंककर खुद उनके कफन के लिए चंदा इकट्ठा करने निकल खड़ा होता। थ्रीसिया और अल्फांसे एक बार फिर चोट चले गए थे। सीसरो सचमुच खत्म हो चुका था। मजबूरी का नाम शुक्रिया है। लिहाजा इमरान ने भी सोचा चलो एक तो कम हुआ। फिर वो पूरी रात इमरान को आंखों में काटना पड़ी क्योंकि सूजी को होश तो आ गया था लेकिन उसका ज़हनी तवाज़ुन अब भी बिगड़ा हुआ था। वो सारी रात अस्पताल में ही थी और दूसरी सुबह जब घर वापस आया तो उसे एक लिफाफा मिला जिस पर उसका नाम तहरीर था। इमरान ने उसे चौंक करके अंदर रखा हुआ पर्चा निकाला। इमरान, हम फिलहाल यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। पिछली रात तो तुमने मुझे पागल ही कर दिया। मैं नहीं समझती थी कि मैं मुतरमा कर देने के बावजूद भी तुम सूजी के साथ वहाँ चले आओगे। खुदा के लिए मुझे बताओ कि तुम हो क्या भला? तुम जैसा आदमी शायद रुए ज़मीन पर ना मिले। मैं तो तुम्हें आदमी ही समझने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं सीसरो का यही अंजाम चाहती थी। वो शुबा करने लगा था मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करती हूँ। जब वो तुम्हें धकेलता हुआ
आग की तरफ ले जा रहा था तो मैं पागल हुई जा रही थी, पर जब तुमने उसे आग में झोंक दिया तो मेरा दिल चाहा कि तुम्हें गोद में उठाकर नाचने लगूं। काश मैं ऐसा कर सकती। सोने की मोहर हर वक्त अल्फांसे की जेब में रहती है। मैं कोशिश करूंगी कि वो किसी ना किसी तरह तुम तक पहुंच जाए। काश तुम आदमी बन सकते, मुझे समझ सकते। T3B। अबे ये लिफाफा यहाँ कैसे आया? इमरान ने सुलेमान को मुखातिब किया। पता नहीं साहब, यही फर्श पर पड़ा हुआ था, शायद किसी ने दरवाजे की झुरी से डाला हो। किस दिन कोई दरवाजे की झुरी से यहाँ बम डालकर चला जाएगा। इमरान बिगड़ गया। इतनी बारीक छुरी से बम कैसे डालेगा? अबे बम का सफोफ सही, कबूतर के पट्टे। इस एटमी दौर में सब कुछ मुमकिन है। मैं तेरे दम पर बीट के मुरीख की तरफ भी प्रवास कर सकता हूँ। बस तुझे एक एटमी पड़िया फांकनी पड़ेगी। उसने थरीसिया का लिफाफा तरोड़ मरोड़ कर आतिशदान में डाल दिया। शाम को वो फिर अस्पताल पहुंचा। सूजी की हालत अब बेहतर थी। उसने इमरान को देखकर अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए और भराई हुई आवाज में आहिस्ता से बोली, तुम जाओ यहाँ से, खुदा के लिए चले जाओ, वरना मेरी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। मुझे तुमसे खौफ मालूम होता है। इमरान चुपचाप कमरे से निकल गया। वो दिल ही दिल में थरीसिया और सूजी का मुवाजना कर रहा था। Like, comment, share, press the bell icon